स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र में आज शेखावाटी संभाग के सियासी मुद्दों पर वोकल होंगे लोकल चेहरों के साथ। देखिए, शेखावाटी को अगर आपको देखना है तो नज़र चाहिए। अगर आप संस्कृति ढूंढ रहे हैं, आप धार्मिक दर्शनों के तहत ढूंढ रहे हैं तो वैसी नज़र रखिए। अगर आप देशभक्ति देख रहे हैं तो विश्वास मानिए शेखावाटी पहली नज़र में आपको भा जाएगी। और अगर आप सियासत ढूंढ रहे हैं तो आपको दो नज़रों की जरूरत पड़ेगी। एक नज़र तो वो जो विधानसभा स्तर पर शेखावाटी अपनी झलक दिखाता है और दूसरी लोकसभा स्तर पर जो शेखावाटी अपनी झलक दिखाता है। दोनों ही नज़रों में तस्वीरें अलग अलग नजर आती रही हैं, लेकिन क्या इस बार भी इसी तरह की स्थिति रहेगी? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे पंचतंत्र में। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। गोविंद पटेल जिला प्रवक्ता है कांग्रेस के और बलवंत सिंह चिराना जिला महामंत्री हैं बीजेपी के। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। साथ ही रमेश शर्मा हमारे संभाग प्रभारी सीकर से। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत बलवंत सिंह चिराना जी आपसे करना चाहता हूं जी। अमित शाह आए सीकर में, उन्होंने रोड शो किया जिसका जाहिर तौर पर असर आपको झुंझुनू और चूरू में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उनकी जरूरत पड़ी बीजेपी को, जबकि बीजेपी अपने आप को मोस्ट कंफर्टेबल इस इलाके में मान रही थी। हम कंफर्टेबल थे, आज भी हैं, कल भी थे, कल से तो और ज्यादा हो गए हैं कंफर्टेबल। सवाल ये है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह आ जाए, लोगों में उत्साह आ जाए और हम सीकर से सीकर झुंझुनू चूरू तीनों सीटों तक उसका हमारा प्रभाव पड़े। इसको लेकर के हमेशा हर पार्टी का अपना एक रहता है कि बड़े नेता आने चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम मांग रहे थे, उसको अभी हमारी पाइपलाइन में है। इस बीच हमें अमित शाह जी का कार्यक्रम मिला, तो निश्चित रूप से चुनावी दंगल में बड़े नेताओं का आना वो कार्यकर्ताओं को नया जोश देता है, नई उमंग देता है, नया उल्लास देता है। और इसी उद्देश्य से पार्टी ने तय किया कि जो भी बड़े नेता ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम बड़े नेताओं को वहां उतारा जाता है जहां पर पार्टियां कंपटीशन या तो टफ मानती हैं या फिर इम्पॉसिबल। खैर, इम्पॉसिबल में तो उतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन जहां पर भी स्थिति को टफ मानते हैं वहां पर बड़े चेहरों को पहले उतारा जाता है। नहीं, ऐसा हर आपका अपना प्रीव्यू है, सबका अलग प्रीव्यू है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बड़े नेताओं के आने से पार्टी में और उत्साह आता, ज्यादा अच्छे तरीके से हम लीड के अंतर को और बढ़ा दें। इसके लिए बड़े नेताओं को हम इनवाइट करने में लगे और इसलिए हमने बड़े नेता को यहाँ अमित शाह जी को बुलाया ताकि हम जीत के अंतर को और ज्यादा बढ़ा दें और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लीन स्वीप कर जाएं। ठीक है। मैं हमारे कांग्रेस के जो गेस्ट हैं गोविंद पटेल जी, उनका रुख करूंगा। गोविंद जी, आपके एक जनसभा हुई जिसमें अशोक गहलोत नजर आए, सीपीआईएम की तरफ से वृंदा करात नजर आई, लेकिन उसके बाद फिर अब आप कार्यकर्ता जमीन पर ही स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके किसी बड़े नेता का कोई कार्यक्रम यहाँ बन रहा हो ऐसा देखने में नहीं आया, क्यों? देखिए, यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, हमारे जो प्रत्याशी है अमरा राम जी, उनकी स्थिति काफी मजबूत है और यहाँ पर स्थिति जो मजबूत है उसी को देखते हुए कल जो गृह मंत्री है वो यहाँ रोड शो करने के लिए आए थे। ये हमारे एक मजबूती का ही मैसेज है, क्योंकि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट गठबंधन के साथ उतारा है वो एक किसान नेता है। उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है और किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाया है। गोविंद जी, देखिए, आपका जो गठबंधन है वो बड़ी बेमेल जोड़ी टाइप का गठबंधन है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लव मैरिज में तो क्या होता है ना सर, दोनों धड़े एक दूसरे को पहले से ही पसंद करके रखते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में तो क्या होता है ना, जो माँ बाप कह दें, अब वो जोड़ी बेमेल हो ना हो इससे कोई अंतर तो पड़ता नहीं, बड़ी बेमेल सी जोड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या इस बेमेल जोड़ी को बहुत ज्यादा ताकतवर मान रहे हो? जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पिछली सरकार जो राजस्थान में सरकार रही है, उन्होंने जो विकास कार्य करवाए हैं उन्हीं विकास के मुद्दों पर, और जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी है उन्होंने जो किसानों की लड़ाई लड़ी है उन्हीं के मुद्दों पर हम। लेकिन अमरा राम जी तो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ रहे थे। गोविंद जी, अमरा राम जी तो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ रहे थे। देखिए, वो उस टाइम की बातें थी, अभी हमारे वो प्रत्याशी है, गठबंधन के प्रत्याशी है। तो उस हिसाब से हम जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, हमें बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम जीत की तरफ बिल्कुल अग्रसर है। नहीं, लेकिन आपके एक प्रत्याशी हैं दूसरे इलाके से, वो मुद्दों से ज्यादा तो नरेंद्र और राजेंद्र के आसपास ही घूम रहे हैं। देखिए, जो आप बता रहे हो वो एक प्रचार की एक उनका जो तरीका है वो अलग है, तो वो अपने हिसाब से उस तरह से प्रचार कर रहे हैं। ठीक है। रमेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। रमेश, इसमें तो कोई दौराय नहीं है, अमित शाह के आने के बाद
जिस तड़के की कमी महसूस हो रही थी वो तड़का तो लग चुका है। मैं ये सवाल उनसे आगे लूंगा, लेकिन उससे पहले बलवंत सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं एक बार फिर से। बलवंत सिंह जी, बड़ा आजकल का जमाना यह है कि वीडियोस बड़े तेजी से वायरल हो जाते हैं। अब एक बीजेपी के कद्दावर चेहरा रही हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया तो यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चुनावी माहौल में लोगों के स्वाद को कसैला कर देता है इस तरह का बयान? देखिए, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ये जनरल एक टेंडेंसी है। जिसकी भी सरकार आती है ट्रांसफर्स होते हैं, जब भी सरकार बदलती है, कांग्रेस की आती है, कांग्रेस अपने कर्मचारी, अपने अधिकारी लगाती है, एक जनरल टेंडेंसी है जब भी सरकार बदलती है। लेकिन कुछ लोग जो खुलेआम सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जब किसी पार्टी विशेष की तरफ खुल करके सामने आ जाएं और सामने आकर के काम करने लगे, तो ऐसे लोगों को अगर ये कहा जाए कि भाई अगर आपने राजनीतिक इस तरह की उथल पुथल की और इस तरह से अगर आपने पार्टीबाजी की, तो निश्चित रूप से सरकार आपको बर्दाश्त करेगी नहीं। और उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो लोग भी इस तरह का काम करेंगे उनको जाना होगा उस एरिया से। नहीं, लेकिन वो सेंट्रल के एम्प्लॉई हैं कि स्टेट के एम्प्लॉई हैं? अगर स्टेट के एम्प्लॉई हैं, नहीं, लेकिन बलवंत सिंह जी, अगर वो स्टेट के एम्प्लॉई हैं तो स्टेट गवर्नमेंट तो आप ही के हाथ में थी ना। इतने सारे तबादले आप लोगों ने किए, उसमें ये बात पकड़ में नहीं आई थी? नहीं, लेकिन हमने पूरे ट्रांसफर हुए कहाँ? लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते हमें कुछ समय मिला, कितनी सारी ट्रांसफर चेहरा बदलने का। हमने कुछ चेहरा बदला, अभी लोकसभा चुनाव बाद फिर चेहरे बदलेंगे। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं इस तरह के, जिन्होंने खुलेआम पिछली बार कुछ क्षेत्रों में खुलेआम कांग्रेस के प्रतिनिधियों का, प्रत्याशियों का सहयोग किया, साथ दिया। तो खुलेआम किया तो आप लोगों ने आते उनको नापा क्यों नहीं? नापेंगे ना, धीरे धीरे नाप रहे हैं, नापेंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इंतजार किस बात का? अगर खुले मंच से देखिए, वो सुनने में एक तो ऐसा लग रहा है, एक तो आपने कहा ना कि तोड़ मरोड़ कर, कोई तोड़ मरोड़ कर नहीं, लोग अपने मोबाइल से शूट करते थे, वही डालते हैं। वो पहले का जमाना अलग था जब कैमरे से शूट होती थी और एक डीवीआर आती थी, हो सकता है तब मीडिया उसमें काट छाट कर लेती हो, लेकिन बिना कट के वो बयान चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो धमका रही हैं। इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं सर, मैं इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं। उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, उसकी व्याख्या गलत हो रही है, उसको समझाया गलत तरीके से जा रहा है। वो कहने का भाव ये था कि जो लोग भी इस तरह गड़बड़ करेंगे, हमारी सरकार है, सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था। मैं चलो आपको मौका देता हूं, वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, वो आम लोगों के लिए नहीं था। नहीं, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो आप सरकारी कर्मचारियों की तो बात आप कर रहे हैं, अपना सवाल यही है ना कि सरकारी कर्मचारियों को आप क्यों धमका रहे हैं या क्यों इस तरह से कह रहे हैं? यही तो इसका नैरेटिव यही तो बनाया कि सरकारी कर्मचारियों को एक नेता ने धमकाया। धमकाने की बात है, संदेश देने की बात है कि अगर इस तरह की कोई गतिविधि करेगा तो निश्चित रूप से वो नपेगा। पार्टी के मंच से मतलब इस तरह की चीजें तो अलग से भी बोली जा सकती हैं। इन जनरल सर्कुलर जारी किया जा सकता था पहले, लेकिन ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत जारी कर नहीं सकती, पर एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया किसी भी नेता की हो सकती है जब उसके पास कार्यकर्ता शिकायत लेकर आते हैं कि साहब हमारे गांव में फला पटवारी जी, फला मास्टर जी, फला डॉक्टर जी इस तरह का काम कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में तो आदमी अपनी बात कह ही सकता है। देखिए इनके नेता है वो भी गोविंद भाई मैं आऊंगा आपके पास। नहीं गोविंद भाई मैं आऊंगा आपके पास, ऐसा नहीं, आप विश्वास मानिए। राहुल कसवा जी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं बोल रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा उन सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले मैं कॉमरेड किशन पारीक जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉमरेड आपका स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। आपको मेरी आवाज मिल रही है कॉमरेड? बिल्कुल मिल रही है कॉमरेड। अमित शाह के रोड शो के बाद आपको लगता है कि कुछ बदला है? सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। कुछ नहीं बदला है, पैसे व सत्ता के बल पे मात्र ये नौटंकी है जो अमित शाह ने की है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का धरातल सीकर जिले के अंदर बहुत खिसक गया है। और जहां अमित शाह और मोदी जी आखिरी चरणों में अपनी मीटिंग्स वगैरह करते हैं और उनको मजबूर होकर जैसा माहौल बना है वो आए। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे, सीकर जिले की समस्याओं पे, नहर के पानी पे, प्याज पे, उस रोड शो के अंदर अमित शाह जी एक शब्द भी नहीं बोले। पूरा का पूरा सरकारी लवाजमा। शो का मतलब होता है कुछ जनता से आप रूबरू होंगे। नहीं, रोड शो का ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है कि आपको जबरदस्ती कुछ बोलना ही है। नहीं, आप
आप लोगों से पूछेंगे ना, हम्म। लोग आपसे सवाल भी करेंगे, अपनी पीड़ाएं भी आपके सामने रखेंगे। नहीं, पर वो किस तो रोड आप शो में बात होता है? करेंगे। वो देश के गृह मंत्री थे, 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी नहीं, सत्ता में मैं है। कॉमरेड आपको एक याद दिलाता हूं, मैं आपको कॉमरेड एक बात याद दिलाता हूं जी। आपको। बंगाल में बुद्धदेव जी हुआ करते थे, जब वो सीएम हुआ करते थे, उनके रोड शो में उन्होंने कभी कोई संबोधन नहीं किया। मैं और भी नाम आपको गिना सकता हूं। बुद्ध देव के जमाने में समस्याएं जो आज है वो नहीं थी जनाब। अच्छा। आज सीकर के अंदर इन 10 वर्षों में शेखावाटी के इलाके में सेना भर्ती को लेकर लेकिन जो नहीं, भारतीय किशन पारी जी, जनता होता पार्टी क्या है ना, अपनी जो नीति लेके लेफ्टिस्ट पर्सन्स होते हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, लेकिन कई बार बातों को समझाने में वो ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अभी क्या है ना कि आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस ने आपके साथ इस सीट पर गठबंधन किया, लेकिन आपने राहुल गांधी के अगेंस्ट एक प्रत्याशी उतार दिया। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी गठबंधन से पहले तक तो किसानों के मुद्दे पर अमरा राम जी कांग्रेस को भी कोस रहे थे। मेरी इसी डिबेट में पंचतंत्र में कई बार बैठकर उन्होंने कांग्रेस को कोसा। अब आप अपने आप को किसानों के साथ मानते हैं, लेकिन जिसका विरोध करते थे उसी के साथ खड़े हो गए। एंकर जी। महोदय, इंडिया गठबंधन क्यों बना? इसके बैकग्राउंड में जाइए आप। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ बना है। अभी आप केरल की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं। अभी पिछले विधानसभा में उनका एक एमएलए था। अभी वो तो राहुल गांधी के लिए आपने सीट क्यों नहीं छोड़ी? कहाँ? केरल में। वहां हमारा गठबंधन क्यों छोड़े? भारतीय जनता पार्टी को पैदा करें केरल में। अच्छा, गठबंधन सिर्फ राजस्थान के लिए है। ये इंडिया गठबंधन ठीक है। केवल हमारी तानाशाही सरकार को रोकने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी जो 30। ठीक है रमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, प्रत्याशियों की घोषणाओं के साथ तो यहाँ की सियासत पर अपने आप तड़का लगता गया, लेकिन जो फाइनल तड़का लगा है, आप ये मान लीजिए इसके बाद कोई एक्स्ट्रा तड़का ज्यादा लगना नहीं है, लेकिन जो फाइनल तड़का लगा है वो अमित शाह का रोड शो रहा है। रमेश, नहीं, उन तक मेरी अभी भी आवाज नहीं जा रही है। मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार। हाँ, मैं अभी गोविंद जी आपके पास आ रहा हूँ। गोविंद जी, देखिए क्या है, कितना अच्छा लगा आपको ना जब बीजेपी बयान दे रही थी, एक ऐसे बयान पर जिस पर आपको अटैकिंग होने का मौका मिला, लेकिन उतना ही अच्छा बीजेपी को भी लग सकता है अगर आप मुझे ये थोड़ा सा समझाने में सफल रहें कि राहुल कसवा के पास मुद्दे नहीं है क्या? मतलब हर उसमें राजेंद्र राठौड़ तो चुनाव में खड़े भी नहीं है, वो राजेंद्र राठौड़ पे ही टिके हुए हैं। तो क्या आप लोग इमोशंस को हवा दे रहे हैं? आप ठोस मुद्दों के बेसिस पर ग्राउंड पे जाना ही नहीं चाहते क्या? देखिए, राहुल कसवा, मैं बताऊं, आपको भी पता है, उनकी रैली आपने देखी है, उनके जो वहाँ कार्यकर्ताओं का जो हुजूम उमड़ रहा है वो देख रहे हैं। 10 साल से वो मतलब वहाँ सांसद है, उन्होंने जनता की सेवा की है, तो वो उसी नेता को टारगेट करेंगे ना, जिस नेता ने वहाँ बयानबाजी की है, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हीं को तो टारगेट करेंगे। भाई देखिए चुनाव है तो सरकार के अगेंस्ट और मौजूदा सांसद के अगेंस्ट बोला जाता है, लेकिन मौजूदा सांसद तो है नहीं। मैं तो कह रहा हूं राजेंद्र राठौड़ विधायक तक नहीं है। विधायक नहीं है, लेकिन राजनीति में उनके बयान आते रहते हैं, उनके जो बयानबाजी। आपने खास बात गोविंद भाई आपने नोट की होगी, जैसे जैसे राहुल कसवा बोल रहे हैं वैसे वैसे रिएक्शंस आ रहे हैं। अब कौन पहला कौन दूसरा मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर एक बात जो राहुल कसवा बोल रहे हैं उस पर राजेंद्र राठौड़ के रिएक्शंस आ रहे हैं। आप लोगों ने तो मामला धारा ही दूसरी तरफ मोड़ दी है। देखिए, ये राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, और आरोप प्रत्यारोप जब कोई लगाता है तो सामने वाला डिफेंस करता ही है। तो ऐसे में बोलने का अधिकार सबको है। हाँ, नहीं, बोलने का तो अधिकार सबको है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, लेकिन बड़ी अजीब सी स्थिति है गोविंद भाई। मैं एक बार फिर आपसे इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि रणनीतिक स्तर पर आपने राहुल कसवा के पीछे कांग्रेस को खड़ा कर लिया। किसी तरह का कांग्रेस से विरोध देखने को नहीं मिला, जैसे कुछ जगहों पर प्रत्याशी चयन के बाद देखने को मिला। जैसे प्रहलाद गुंजल, कांग्रेस के ही कुछ चेहरे उनका विरोध कर रहे हैं, वैसी स्थिति राहुल कसवा के साथ नहीं हुई। इस बारे में तो कोई दोहराए नहीं है। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस संभाग से भी आपके पास एक ऐसा चेहरा है जो चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं था। अगर आपके प्रति इतना माहौल है तो ये चुनाव नहीं लड़ने के इच्छुक वाले इतने सारे क्यों हैं?
देखिए ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव लड़ने के इच्छुक जैसी कोई बात नहीं है। हाँ। वो उन्होंने अपनी समस्या बताई थी कि मैं इस वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूँ। और कोई और कारण हम नहीं? पहले भी मैं कह चुका हूँ, दोबारा ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम राजस्थान से लोकसभा चुनाव में 80 सीट लेंगे। और आप जो अभी ये सवाल बार बार कर रहे हैं कि अमित शाह के बाद कल कुछ बदला है और है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये स्पीकर की जनता है, ये सब समझती है। अभी आप बयानबाजी की बात कर रहे हो, जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी है उनका भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो यहाँ जो जाट समाज के लिए जो यहाँ का बड़ा एक जाट बोर्डिंग है, हाँ। उसके खिलाफ वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप बताइए कि एक प्रत्याशी है, पिछले 10 साल से सांसद है, उनके लिए क्या ये शब्द ऐसे शब्द क्यों नहीं, मैं डायरेक्ट पूछ ही लेता हूँ ना बलवंत सिंह जी। 3 बातें हैं जी। पहला तो ये कि सांसद जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जाट बोर्डिंग पर वो कुछ बोलते हुए कुछ सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक वीडियो और वायरल हुआ, एक साधारण से प्रवक्ता हैं जो जयपुर से भेजे गए, के जानू जी, कृष्ण कुमार जानू जी, वो सुर्खियों में आ गए। इसके अलावा आज संतोष अहलावत का वीडियो वायरल हो जाना कहीं ऐसा तो नहीं बताता कि भीतर ही भीतर कुछ गड़बड़ चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको 2 बातें बताना चाह रहा हूँ। एक तो अभी पारिक जी ने कहा कि ये बीजेपी वाले नौटंकी करते हैं, अमित शाह जी आए नौटंकी करके गए। मैं बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि हम नौटंकी, आप हमें नौटंकी कहें या चाहे आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। हम तो ये नौटंकी करते करते तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं और दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। हमारी नौटंकी है जिंदाबाद। हम नहीं, 2 सेकंड बलवंत भाई, लेकिन सवाल यह है कि आपके जो वायरल वीडियो है ना, जैसे मैं आ रहा हूं आ जाइए ना सर, समय खत्म हो जाएगा फिर आप बोल नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने पहले ये आरोप लगाया नौटंकी का, मुझे उस बात का जवाब देना था। आ गया सर, चलिए। हाँ। वो पानी के लिए नहीं बोले, हमें बोलना ही नहीं है, हम बोलते नहीं है, हम काम में विश्वास करते हैं। यमुना नदी का समझौता हमने किया, ईआरसीपी का समझौता हमने किया, 100 दिन में सरकार ने कागजों पर तो बहुत सी चीजें हो गई हैं सर, कागजों पर तो इतनी चीजें हो गई हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं, 2 सेकंड, मैं आप सबको रोक रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि कागजों में इतनी चीजें हुई हैं। कागजों, जैसे राज्य सरकार के वक्त रिजर्जेंट राजस्थान हुआ करता था, गहलोत सरकार के वक्त भी बाहर से लोगों के निवेश के लिए आकर्षित किया गया। कागजों पर तो इतनी चीजें हुई हैं कि हमारा कंपटीशन सीधे अमेरिका से नजर आता है, लेकिन जब वही शब्द कागजों के बाहर आते हैं तो यहां कुछ नजर नहीं आता है। इसीलिए जो नजर आया उस पर रुकते हैं बलवंत भाई। और मुझे ये बताइए, सांसद साहब का जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो जाट बोर्डिंग के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, वो क्या था? जी, वो वीडियो किस परिस्थिति में कौन से कार्यक्रम का था, उसके तय में जाना पड़ेगा। अरे तो क्या कार्यक्रम का प्रारूप जाट बोर्डिंग के अगेंस्ट बोलने की परमिशन दे देता है? जी, मेरा निवेदन सुन लीजिए। जाट बोर्डिंग को एक जमाने में पुलिस पर वो करने के चक्कर में और आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने के चक्कर में बंद कर दिया गया था। बाद में कुछ शिक्षाविदों ने उसको वापस खोला था। ये उस कॉन्टेक्स्ट, पुरानी बात के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ करके, क्योंकि इनके पास मुद्दा तो बचा नहीं। अब ये चुनाव को जातिगत रंग दे दें, चुनाव में 2 सेकंड, ठीक है, चलिए। मैं आपका नहीं, कॉमरेड, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आपके पास जब आऊंगा तब आप बोलिएगा, जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा। बलवंत सिंह जी, एक सवाल और, मुझे ये बताइए कि क्या सचमुच बीजेपी में कोई राहु केतु है? नहीं, कोई राहु केतु नहीं है। ये केवल कांग्रेस और सीपीएम की इंडियन गठबंधन वालों की फैलाई र्यूमर्स है। कोई राहु केतु नहीं है। बीजेपी सारे बीजेपी नेता के समर्थक बैठे थे सर, सारे डिसीजन होते हैं। कोई राहु, वहां तो बीजेपी नेताओं के समर्थक बैठे थे जिन्होंने राहु केतु शब्द का इस्तेमाल किया। वो किस परिस्थिति में उन्होंने किया होगा उस बात से मैं अवेयर नहीं हूँ। बाकी हमारे यहाँ इस तरह का कुछ देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे है नहीं। बीजेपी केवल गोविंद भाई कांग्रेस के पास भी नजर नहीं आ रहा है, शो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मुद्दे तो कांग्रेस के पास भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप आधे से ज्यादा समय तो अपने अस्तित्व के लिए ही सड़कों पर उतरते नजर आए। परसों भी जो आप लोगों ने कलेक्ट्रेट पर परसों नरसों जो प्रदर्शन किया, वो तो आपके खुद के लिए था, वो जनता के लिए कहां था। लेकिन ठीक है, कॉमरेड किशन पारीक, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। कॉमरेड, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग है। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि
ठीक है, हर स्टेट के हिसाब से आप लोगों ने ये जो गठबंधन के नाम पे अलग अलग जगहों का मिला जुलू के जो खिचड़ी बनाई, वो खिचड़ी सुपाच्य इसलिए नजर नहीं आती कि हर किसी का अपना मैनिफेस्टो है, कोई कॉमन मैनिफेस्टो INDIA का नजर आ रहा हो, ऐसा तो है नहीं। जबकि कॉमननेस लेफ्ट की विचारधारा का सबसे बड़ा उदाहरण होता है, कॉमननेस। हेलो। हाँ किशन पारीक जी बोले। जी जी, अभी केवल चुनाव है। हाँ। हमारा जो एजेंडा है, आपने देखा होगा कि यूपीए फर्स्ट को हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के समर्थन दिया था, और बहुत से कानून, ये मनरेगा का कानून, ये सूचना के अधिकार का कानून, वो तमाम हमारे मैनिफेस्टो से आए थे। अभी केवल आज की तारीख में जो हमारे संविधान को खतरा है, जो हमारे देश को खतरा है, उस खतरे से के लिए नहीं, पर आपको तो देश के संविधान पर खतरा कांग्रेस में भी तो नजर आता था, तभी तो एक स्वतंत्र विचारधारा के अगेंस्ट आपने अपनी एक अभी हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, हमारी नीतियों पे लड़ाई है। आज की तारीख में जब हिंदुस्तान बचेगा नहीं, हिंदुस्तान का संविधान बचेगा नहीं, तो पहला प्रथम कर्तव्य इंडिया गठबंधन का यह है कि हमारा देश का संविधान बचे। पर वादे तो ले जाएंगे आप। RSS, अच्छा ठीक है, एक बात बताइए। ठीक है, नहीं 2 सेकंड कॉमरेड किशन पारीक, मेरा सवाल ले लें आप। मेरा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस ने जितने भी न्याय के वादे किए हैं, आप उन सभी न्याय के वादों से सहमत हैं? क्योंकि अगर कांग्रेस आएगी तो उसे पूरा करेगी। जैसे कास्ट वाला, आज कास्ट पर आ जाते हैं, क्या जातिगत जनगणना होगी? क्या CPIM उसे सपोर्ट करती है? भाई जो भी कांग्रेस का एजेंडा है, हाँ, कांग्रेस ने अभी अपनी चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किया है, हाँ, मैं स्वागत करता हूं। अभी जारी नहीं किया, करने वाले घोषणा पत्र का, कि कम से कम पहली बार उन्होंने शानदार चीजें जो हमारे देश के अंदर आज की तारीख में नहीं हो रही है, वो उन्होंने उठाई है। ठीक है किशन पारीक, नहीं सियासत इस तरह के बयानों का पूरा मौका देती है, इसमें कोई दौराई नहीं है। रमेश शर्मा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अभी सीकर जिले में सिमटते जा रहे हैं। 2 सेकंड रमेश शर्मा, मेरी आवाज आ रही है? और ये तानाशाही, बिल्कुल रमेश, बहुत एंजॉय कर लिया आपने और तमाम नेताओं को सुन लिया। अब मैं आपके पास आ रहा हूं और इस सवाल के साथ आ रहा हूं, रोड शो के पहले और रोड शो के बाद क्या बदला? देखिए सपनी भाई, आपने सीधा सा सवाल ही पूछ लिया कि रोड शो से पहले क्या था, रोड शो के बाद क्या है। लेकिन अगर राजनीतिक अपने गणना करें, राजनीति की अगर बात करें ना, माकपा मेरे सामने, मैं सभी पार्टियों का सम्मान करता हूँ। कांग्रेस अपनी जगह है, भाजपा अपनी जगह है, माकपा अपनी जगह है। गठबंधन हो गया माकपा का कांग्रेस से, अच्छी बात है। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान छोड़ गए या चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, वो उनका है। गठबंधन की है, राजस्थान में कई जगह गठबंधन हुआ है। लेकिन अपन बात करें सीधे तौर पे कि क्या बदलाव, क्या हासिल हुआ, तो निश्चित रूप से 2-3 चीज देखनी पड़ेगी। कि जब अगर अपने विधानसभा चुनाव की गणित बैठाते हैं ना स्वप्न भाई, तो विधानसभा चुनाव के तो परिणाम इस तरीके के कि अचंभे वाले परिणाम है कि 8-8 सीटें कांग्रेस के पास रही। इसके बाद में भी लोकसभा में बीजेपी का उम्मीदवार जा रहा है। यही हालात अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें शेखावटी है, वो कांग्रेस बड़े रूप में उभर करके सामने, अच्छी सीटें शेखावटी में कांग्रेस को मिली है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें, 13 और 18 की, तो उसमें भी यही हालत थी। तो कुल मिला के लोकसभा और विधानसभा दोनों में भारी अंतर देखने को पड़ता है। लोग विधानसभा में बम्पर वोटिंग कांग्रेस के प्रति होती है, शेखावटी का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस गढ़ माना जाता है। लेकिन ये आते आते लोकसभा में सारे समीकरण चेंज हो जाते हैं। लोकसभा में वो की वो सीटें बीजेपी को चली जाती है। अभी अब सीकर चूरू झुंझुनू की बात करें तो वही बात है कि विधानसभा चुनाव की गणित अलग थी, अब लोकसभाओं की अलग गणित बैठ रही है। रोड शो की बात करें तो निश्चित रूप से पार्टी ने अपना एक बेहतर प्रयास किया है, लोगों के बीच अमित शाह आए हैं। हालांकि इनका कहना कि भाई वादे नहीं किए या उन्होंने कोई घोषणाएं नहीं की, आचार संहिता है, कई बार घोषणाएं नहीं कर पाते, ये सब चीजें तो अलग है, राजनीतिक तस्वीर से देखा जा सकता है। लेकिन जनता के बीच आके गए तो भाजपा को तो ऊर्जा मिली है, क्योंकि भाजपा के लोग तो अति उत्साहित है कि भाई अमित शाह आ गए और अब मोदी जी का भी कार्यक्रम। एक छोटा सा पॉइंट और, भाजपा को इस ऊर्जा की जरूरत थी? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पार्टियां कहीं न कहीं शेखावटी में समय जनसभाएं तो कराएगी। अब मोदी जी की चलेगी, 5 तारीख को चूरू में मोदी जी फिर आ रहे, तो निश्चित रूप से चुनाव प्रक्रिया के तहत है कि इनकी मीटिंग होना, रोड शो होना, ये सब जगह चलता रहता है। शेखावटी की बात नहीं, राजस्थान में भी चलेंगे सारे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।